अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 3A जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को आगे लेके चलेंगे, जिसमें हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 तक एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व कर लिया है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द वीडियोस। पार्ट 1 में हमने सेट्स के बारे में कॉन्सेप्चुअली देखा कि सेट क्या चीज़ है, सेट को कैसे लिखते हैं, सेट का कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड से कैसे लिया गया, सेट को लिखने के कितने डिफरेंट मेथड्स हैं और उसके अलावा सेट की टाइप्स कौन सी हैं। सो वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज पूरी के लिए। ये मैंने पार्ट 2 में भी बात की थी, तो अगर आपने वो सेट वाली वीडियो जो कॉन्सेप्ट की है वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे और फिर आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको डिफिकल्टी फेस हो सकती है। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हुई है फिर तो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप। सो ये थर्ड वीडियो है जिसमें एक्सरसाइज 3A को हम कंप्लीट करेंगे। सो एक्सरसाइज 3A जिसमें हमें सेट्स के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पिक आउट द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एंड डिस्क्राइब द रिमेनिंग एलिमेंट इन द सेट। मतलब करना क्या है हमने कि हमें सेट्स दिए गए कुछ 5 जो हैं वो पार्ट्स हैं हमारे पास, उसमें कुछ सेट्स बताए गए हैं। उसमें कह रहा है कि वो एलिमेंट बताएं जो उस सेट में बिलोंग नहीं करता और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब भी करें। ये ज़रूरी है, जब आप बाकियों को डिस्क्राइब करेंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि जिस एलिमेंट को आप कह रहे हैं कि ये उस सेट का हिस्सा नहीं है वो क्यों नहीं है। सो आइए मूव करते हैं इसका सोल्यूशन लिखने की तरफ। सो देखें फर्स्ट पार्ट क्या है। ए पार्ट में आपका जो सेट है उसमें है मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, द फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ब्रुनाई, थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड चाइना। अब आपके पास ये 11 एलिमेंट्स बनते हैं अगर आप काउंट करें तो। अब इसमें एक एलिमेंट आपने ऐसा बताना है जो इसमें जो बिलोंग नहीं करता। सो वो एक कंट्री है चाइना। चाइना जो है वो इससे बिलोंग नहीं करती। कैसे बिलोंग नहीं करती मैं आपको बता भी देता हूँ। चाइना फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का, इसलिए मैंने बीच में कॉमा लगा दिया है कि ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग नहीं करता और बाकियों को अब मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। क्या डिस्क्राइब कर रहा हूँ? द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, ये आपने भी ऐसे ही लिखना है, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, वो क्या है? एशियन कंट्रीज। अब एशियन यहां पे ये वाला ASEAN। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एशियन कंट्रीज़ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये क्या हैं। ये वाली बेसिकली जो हमारे पास साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, जिन्हें हम कहते हैं जो हमारा एशिया जो जिसमें कंट्रीज़ आती हैं ये सारी, उसमें जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं, वो ये नाम लिखे हुए हैं, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, ये जो 10 कंट्रीज़ यहाँ तक बनती हैं, इन्होंने आपस में एक इंटर गवर्नमेंटल काइंड ऑफ ना एक रिलेशन बनाया हुआ है। उनको ये कहते हैं एशियन कंट्रीज़। इनका आपस में जो रिलेशन है बेसिकली वो इस तरह का है कि हमने ट्रेड जो है वो इतनी करनी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके हमारे दरमियान। सो ये वो 10 जो हैं ये इंटर गवर्नमेंटल एक काइंड ऑफ उन्होंने बनाई हुई है एशियन कंट्रीज। उससे हट के जो चाइना है वो उसमें जो है वो नहीं होती है। आप सर्च भी कर सकते हैं इसको अलग से कि एशियन कंट्रीज कौन सी होती हैं। सो ये जो सेट है इसमें 11 एलिमेंट्स थे, एक एलिमेंट जो है वो इसका पार्ट नहीं था, इसलिए यही लिखा है हमने कि उसमें नहीं है वो, और बाकियों को हमने साथ में जो है वो डिस्क्राइब भी कर दिया कि इसमें बाकी कौन से एलिमेंट्स आते हैं। सो ये इस तरह से क्वेश्चन जो है चलेगा, इसमें हमने इस तरह से अलग करना है कि कौन सा बिलोंग नहीं करता और जो नहीं जो उसमें है वो उनको डिस्क्राइब करना जरूरी है। सो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब ये हमने लिख लिया, इसको हम रेज कर देते हैं। बी पार्ट देख लेंगे, बी पार्ट में क्या सेट आपको बताया गया है। ओके, सो बी पार्ट है रबर, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, रंबूटन, ऑरेंज। ये आपके पास अब जो हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। आपने बताना है एक के फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इससे बिलोंग नहीं करता। तो रबर बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता? आपको देख के ये आइडिया हो रहा होगा कि बाकी सब जो है वो एडिबल फ्रूट्स हैं। तो अब कोमा लगा के बाकी जो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे द रिमेनिंग एलिमेंट, जैसे हमने वहां लिखा था द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, वो क्या है? एडिबल फ्रूट्स, यानी आप उन्हें खा सकते हैं। लेकिन रबर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अब वो उस जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वहाँ से वो नहीं आ रहा, मतलब वो उनसे अलग है, डिफरेंट है, जो एडिबल नहीं है। तो दैट मीन्स द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर एडिबल फ्रूट्स। ये आपकी बी पार्ट का आंसर है कि रबर जो है वो उसका एलिमेंट का वो उनसे मिलता जुलता नहीं था और बाकी जो है उनको हमने डिस्क्राइब भी कर दिया। सी पार्ट देखें, 4 9 1 25 16 49 20 36। आपको देख के ही आइडिया हो गया होगा। अभी हम इससे पहले बहुत से जो पार्ट 2 की वीडियो उसमें क्वेश्चंस कर चुके हैं,
हैं कि आपके पास ये जो 4, 9, 25 ये सब क्या है, ये परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। 4 2 का स्क्वायर बनता है, 9 3 का स्क्वायर बनता है, 25 5 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है। ये जो एलिमेंट है 20 ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल देखने से ही जाहिर हो रहा है। तो इसके लिए देखें आप कॉन्सेप्चुअली कितना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको नंबर सिस्टम, परफेक्ट स्क्वायर, इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा तो आगे आपकी चीज़ें जो हैं वो ईजी हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20 जो है वो इसका एलिमेंट नहीं है। अब बाकियों को डिस्क्राइब करना था हमने, तो वो जैसे पहले लिखते रहे, हम क्या लिखा हमने, दी रिमेनिंग एलिमेंट्स वो क्या हैं, मैंने अभी बताया आपको, दी रिमेनिंग एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वेयर्स, कि बाकी जितने भी हैं वो क्या हैं, परफेक्ट स्क्वेयर्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखें, आपका डी पार्ट क्या है, इसमें हमने बता चुके हैं, ठीक है। 20 जो है वो एलिमेंट नहीं है, मतलब वो उससे बिलोंग नहीं कर रहा, हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये उसका हिस्सा नहीं है, और साथ ये बता भी दिया कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको हमने डिफाइन भी कर दिया। डी पार्ट देखें, 8 1 64 75 27, अभी भी आपको देख के आइडिया हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम पार्ट 2 की वीडियो में भी और जब हम चैप्टर नंबर 1 किया था वहाँ भी बात कर चुके थे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब की। तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 1 अपना ही क्यूब है, यानी 1 का क्यूब 1 ही होता है, 64 बेसिकली 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, ये नंबर जो है 75 ये किसी का भी क्यूब नहीं है। तो वही जो बात अभी हमने लिखी कि 75 मतलब वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा, ऐसा हमें फील हो रहा है। एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर परफेक्ट क्यूब, उसको आप वही सारी जो अपनी स्टेटमेंट है वो लिख लेंगे, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर परफेक्ट क्यूब। जैसे परफेक्ट स्क्वायर की बात थी पिछले पार्ट में, यहाँ पे वो परफेक्ट क्यूब है, जस्ट ये डिफरेंस है। ओके, सो लास्ट पार्ट देख लें, ऐसे ही स्टेटमेंट आपने इसकी भी लिखनी होगी। अब आप पहले देखें कि आपके पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं उनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो आपको पार्ट फील नहीं हो रहा। मोड, मीनियन, पाई चार्ट, मीडियन। अब अगर आपने अभी तो आपके पास वो चैप्टर आई थिंक नहीं आया होगा कि स्टैटिस्टिकल जो एवरेजेस निकालते हैं वो हम निकालते हैं मोड, मीन, मीडियन, ये हमारे पास स्टैट्स की टर्म्स हैं। जैसे मैथ्स के फार्मूलाज होते हैं, ऐसे ही स्टैट्स जो होती है जिसमें हम स्टैट्स की बात करते हैं उसमें ये फार्मूलाज हैं कुछ, मोड, मीन, मीडियन, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। पाई चार्ट जो है यहाँ से बिलोंग करता हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि पाई चार्ट एक बिल्कुल अलग चीज़ है। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिख लेंगे कि पाई चार्ट मतलब ये वो चीज़ है जो यहाँ से बिलोंग नहीं कर रही, फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड क्या था कि बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिफाइन भी करना है, डिस्क्राइब करना है कि वो क्या हैं। सो द रिमेनिंग, वो मैं लिख रहा हूँ आगे स्टेटमेंट, द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, मैंने क्या बताया, वो स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हैं। मतलब जैसे आप स्टैट्स, जब आगे आपका चैप्टर आएगा इसके बारे में, स्टैटिस्टिकल एवरेजेस ये आप फाइंड करते हैं, इनके डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा डिफरेंट है सेट्स के बारे में ही, लेकिन आपको सेट्स के बारे में जैसे शुरू में बताया था कि वो वेल डिफाइंड होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो यहाँ ज़रा वो आपको जस्ट ये बता रहा है कि जब सेट बनेगा तो उसमें कौन सी चीज़ है वो पिक आउट कर सकते हैं। देखो कितना ईजी हो गया आपके लिए अगर आपको बात का पता हो कि सेट की डेफिनेशन क्या है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो आप बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहे हैं और कौन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है हमें, तो हम उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, जिसकी पहले हम बात कर चुके थे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज़ गिवन दैट, आपको ये कोई चीज़ जब भी मैथमेटिक्स में ये बात की जाए, इट इज़ गिवन दैट, दैट मीन्स आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और उसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स में वैसे भी बेसिकली यही होता है कि आपको लाजमी इतनी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसकी बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तब भी आपको सिर्फ आपको जो मेंटली करना ये होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को आपने कलेक्ट कैसे करना है, समझना कैसे है, वही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो आनी चाहिए। सो इट इज़ गिवन दैट, अब आपके पास क्या ज़रूरी है कि आपको सेट को ये पढ़ने का तरीका आता हो कि ये सेट किस तरह से लिखा हुआ है। इसके लिए वही जो फर्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, x such that x is a perfect square between 10 and 15। वो ये कह रहा है कि जो q का आपका सेट बनेगा वो इस तरह से होगा कि x such that x, यानी उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे और कहां से कहां 10 और 15 के दरमियान में लाए करते होंगे। परफेक्ट स्क्वायर की वही डेफिनेशन तो भी पीछे मैंने बात कर चुका हूं पिछले क्वेश्चन के अंदर भी और इससे पहले भी वीडियोस के अंदर। परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है वो भी हम जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है उसमें भी बात कर चुके थे। तो हम करेंगे क्या कि इस सेट को लिखेंगे जैसे उसने बताया हुआ है आगे, जैसे r को भी देख लें, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी अब जो r का सेट बनेगा जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह से होंगे कि पॉजिटिव इंटीजर लिखना है हमने, कहां से कहां, लेस देन 5 एंड दैट इज बोथ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड अ परफेक्ट क्यूब। कि एक तो ये है कि वो 5 से लेस हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, हर बात पे फोकस करना है आपने। पहली बात पॉजिटिव इंटीजर हो, दूसरी बात लेस देन 5 हो,
तीसरी बात वो परफेक्ट स्क्वायर हो, चौथी बात परफेक्ट क्यूब भी हो। यानी एक ही देखें इंफॉर्मेशन को कैसे उसने जो है वो एक ही चीज़ के अंदर डिस्क्लोज कर दिया है कि आपने उसको समझना कैसे है कि आर जो सेट बनेगा वो कैसे बनेगा। सो चलिए मूव करते हैं पार्ट्स की तरफ। फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ क्यू एंड ऑफ आर इन सेट नोटेशन। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिख के बताएं पार्ट 1 का जो सोल्यूशन है उसमें तो खाली वो ये कह रहा है कि जो मैंने आपको क्यू और आर की गिवन इन्फॉर्मेशन दी है, उसने कहा था इट इज गिवन दैट, तो मुझे वो जरा लिख के दिखाएं कि आपको समझ आइए कि क्यू का सेट क्या होगा। तो बताएं ना जरा कि 10 और 15 के दरमियान में कोई परफेक्ट स्क्वायर आता है? सोचें 10 के बाद 11 आता है, क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? 11, 12, 13, 14 नहीं, इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। 10 से पहले जो 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर है और 15 के बाद जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। अदर देन दैट इनके दरमियान में कोई लाई नहीं करता। दैट मीन्स क्यू जो है उसका कोई एलिमेंट नहीं है, उसको हम लिख देंगे वो एम्प्टी सेट है। एंड अब सेकंड सेट कौन सा था? आर। अब आर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है पॉजिटिव इंटीजर, यानी पहली बात कि हम 0 से आगे की बात करेंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर की बात होगी, नेगेटिव की बात नहीं होगी। पहली इन्फॉर्मेशन को हमने टिक कर लिया, ठीक है। लेस देन 5, यानी अब 5 से नीचे नंबर आ जाओ, 4, 3, 2, 1, जस्ट ये रह गए। 0 से अबव ये इसने बता दिया और 5 से लेस ये इस बात ने कह दिया, यानी 1, 2, 3, 4 4 नंबर बच गए। अब अगली इन्फॉर्मेशन देखें, परफेक्ट स्क्वायर 1, 2, 3, 4 में परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, ये इस इन्फॉर्मेशन ने बताया। परफेक्ट क्यूब, क्यूब तो जो है वो 2 का क्यूब, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, तो वो तो लेस देन 5, यानी इसका मतलब है ये तो कोई बात नहीं बन रही। अब 2 का स्क्वायर तो 4 है, तो इसके अलावा 4 के अलावा नंबर कौन से बचे थे हमारे पास? 1, 2 और 3, इनमें से कौन सा नंबर होगा? तो अगर आप थोड़ा बात को समझ जाए, अंडरस्टैंड, तो 1 वो नंबर है। कैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 का क्यूब क्या होता है? 1, तो दैट मीन्स 1 ही वो नंबर है जो पॉजिटिव भी है, 0 से बड़ा है, लेस देन 5 भी है, परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। तो जो आर का जो सेट बनेगा, जो उसमें एलिमेंट होगा वो कौन होगा? 1। तो अंडरस्टैंडिंग सारे कॉन्सेप्ट्स की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है आपसे? जस्ट आर क्यू एंड आर एम्प्टी सेट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताएं जो क्यू और आर का सेट आया वो एम्प्टी सेट है। यूज द नोटेशन फाई टू डिस्क्राइब क्यू एंड आर। अब ये फाई के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि फाई बेसिकली एम्प्टी सेट या नल सेट को डिनोट करने का तरीका है मैथमेटिक्स में। सो अब बताना है कि क्या क्यू और आर एम्प्टी सेट है या नहीं, और इस फॉर्म में बताना है। तो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे कि आर इज नॉट इक्वल टू फाई। आर जो है वो फाई के इक्वल नहीं है, और फाई का क्या है कि आप एक 0 के ऊपर स्लैश या ओ के ऊपर स्लैश जो लगाते हैं उसको आप फाई इस तरह से डिनोट करते हैं। आपकी बुक में ऐसे डिनोट हुआ हुआ है। अब इसका ये लिखना भी है, क्यों नहीं है? एज इट कंटेन्स एन एलिमेंट। क्यों नहीं है? क्योंकि एक इसमें एलिमेंट आता है और वो एलिमेंट कौन है? 1। और दूसरी बात क्यू, क्या क्यू फाई के इक्वल है? बिल्कुल, क्यू एम्प्टी सेट है तो क्यू इज इक्वल टू फाई, क्योंकि उसमें कोई जो है वो एलिमेंट नहीं है तो वो फाई के इक्वल आ जाएगा। सो यानी कि सारा कॉन्सेप्ट वो एम्प्टी सेट का, वो सेट नोटेशन का, सेट को लिखने का, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, सारे कॉन्सेप्ट को उसने एक साथ जो है वो यहाँ यूज किया है। सो ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इट इज गिवन दैट u इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन -3। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि u क्या है। u के बारे में मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट को u की फॉर्म में लिखा जाता है, या आपकी मैथमेटिक्स की बुक में डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन हो सकती है। किसी जगह पे उसको यूनिवर्सल सेट को यूँ लिखा जाता है। सो देयर आर डिफरेंट नोटेशंस, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट जो है वो इससे डिनोट होता है। एक बात, लेकिन असल बात ये समझना है कि यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है। जिस भी क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया जाएगा, दैट मीन जो आगे जितनी भी सेट्स की बात की जा रही है वो उसके सब सेट्स हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट वो बड़ा सेट है जिसके अंदर से ये बाकी सेट्स की बात हो रही है। तो ये बात आपने हमेशा, जैसे यूनिवर्स की हम बात करते हैं वैसे ही यूनिवर्सल सेट जो है, ये देखिए मैंने कितना आपको बताया कि रियल वर्ड से रिलेट करती है मैथमेटिक्स। तो अक्सर जो वर्डिंग है वो भी ऐसी है, यानी यूनिवर्स इसको जिस पूरे में आपके जितने सोलर सिस्टम आ जाते हैं और जितनी चीज़ें उसमें आती है यूनिवर्स के अंदर ही आती है। यूनिवर्स इज द बिग सेट। अब उसके अंदर आप स्मॉल सेट्स लेते जाएं, जितनी भी आपकी चीज़ें हो रही हैं, कभी यूनिवर्स से बाहर तो नहीं जा सकते। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट जो होता है वो वहीं से रिलेट करता है कि सारी जितनी भी बात इस क्वेश्चन के अंदर बाकी अब होगी, अब वो सारी इस यूनिवर्सल सेट के लिहाज से ही होगी, कहीं बाहर से बात नहीं हो सकती। देखें, समझना है इस बात को कि क्वेश्चन कितना जो है रिलेट करेगा इस चीज़ के साथ आपकी जो मैं भी बात कर रहा हूँ। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताया जा रहा है कि यू जो है वो एक ऐसा सेट है, उसके एलिमेंट जो है वो इंटीजर हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं? वो नंबर
होल नंबर में जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हो तो वो बनता है आपका इंटीजर का सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप u को लिख लो ना कि u का सेट क्या है आपके पास, इससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी। वो कहता है ऐसे इंटीजर्स लिखने जो -3 से बिगर हो, -3 से बिगर। अब -3 से बिगर का मतलब क्या है, -3 से -2 तो बड़ा है यानी वो बिगर है, वो लिख लो। -2 से -1 जो है वो बिगर है। -1 से 0, मैंने बताया था फर्स्ट जो आपकी वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की कि आपके पास कैसे जो टर्म्स हैं वो रिलेट करती हैं, मतलब नेगेटिव जो टर्म्स हैं वो जो लेफ्ट साइड पे लिखी जाती हैं होल नंबर में 0 -1 वो हमेशा छोटी होती हैं, और जो भी नंबर राइट साइड पे लिखा हुआ है वो बड़ा होता है। यानी -2 से -1 बड़ा है, -1 से 0 बड़ा है, 0 से 1 जो है वो बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है। जो भी नंबर राइट साइड पे आएगा आपकी, जैसे नंबर लाइन की आप बात करते थे, जो नंबर राइट साइड पे आएगा वो बिगर नंबर होगा। सो अब उसने आगे कोई क्लोजिंग नहीं दी, उसने कहा -3 से ग्रेटर। अब ग्रेटर तो आप अप टू 100 जहां पर चले जो आपको खत्म नहीं होंगे, तो दैट मीन्स हम भी क्या करेंगे, कुछ डॉट्स लगा के 3 डॉट्स लगाते हैं, जितने भी आपकी आसानी के लिए आपको इजी लगे कि आप उसको लगा के आप डिनोट कर देंगे कि ये इन्फिनिटी है, ये अप टू 100 है। अब इन्फिनिटी का सेट क्या होता है वो पहले हम बात कर चुके हैं कि इन्फिनिटी और फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट की बात हम पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर कर चुके हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट जो है ये हमने फर्स्ट लिख लिया। अब नेक्स्ट सेट क्या है, पी x सच दैट x इज अ डेसिमल। अब यहाँ ये बात आपने याद रखनी है कि आप p जो है वो डेसिमल की बात हो रही है। डेसिमल का सेट तो बना सकते हैं हम, डेसिमल में जितने भी नंबर कौन से आते हैं आपको अच्छे से पता है, डेसिमल में पॉइंट्स के नंबर आते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने बताया था कि जिस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट आ जाए वहां इससे रिलेटेड ही बात हो सकती है, तो बताएं क्या यूनिवर्सल सेट में कोई डेसिमल नंबर्स हैं? नहीं। तो दैट मीन्स जो आपका p का सेट बनेगा वो आपका 5 होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। इसको यूं भी लिख सकते हैं और आप यूं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, आप इसको 5 भी लिख दें, ये लिखें या ये लिखें, आंसर सेम है, बात एक ही होगी। तो अब आपके पास p का कोई सेट नहीं आया। अगर यूनिवर्सल सेट ना दिया गया होता और सिंपली हम p की बात करते तो हमारे पास डेसिमल नंबर आ जाते, हम जितने मर्जी नंबर चाहे डेसिमल में लिख सकते थे फिर। लेकिन क्योंकि यूनिवर्सल सेट दिया जा चुका है तो अब p की जो बात होगी वो इस u से रिलेटेड ही होगी, ये समझना ज्यादा जरूरी है। लास्ट है कि एंड q इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नंबर लेस देन 7। कहता है q जो सेट बनेगा आपका उसमें आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 7 हो, लेस देन 7। तो स्टार्ट करते हैं। 7 से लेस कौन है, 6 है। 6 से लेस कौन है, 5। फिर कौन है, 4 3 2 1 0। आगे चलते जाए, 0 से लेस कौन है, -1 -2। माइनस से लेस कौन है, -3। तो क्या -3 की बात हम कर सकते हैं? अब यहां आपका वो कॉन्सेप्ट भी बात कर रहा था आपसे कि -3 यूनिवर्सल सेट स्टार्ट ही कहां से हुआ था, -2 से, क्योंकि उसने पहले कहा था कि यूनिवर्सल सेट आपका ऐसा है जिसमें इंटीजर्स आएंगे लेकिन वो -3 से ग्रेटर होंगे। तो ऑब्वियसली अब हम क्यों में भी इससे ऊपर नहीं जा सकते। ये अंडरस्टूड सी बात थी कि आपको इस यूनिवर्स के अंदर रहते हुए, यानी इस यूनिवर्सल सेट के अंदर रहते हुए ही बात करनी है। तो ऐसे रियल वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिक्स में मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहा करता हूँ कि रियल वर्ल्ड को रिलेट किया करें अपने क्वेश्चंस के साथ। तो बेसिकली इसी तरह की बात हो रही है। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर ही ऑलमोस्ट बन गया कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पी यू एंड क्यू एंड सेट नोटेशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी यू तो मैंने पहले लिखवा दिया था समझाने के तौर पे, और ये आपके जो पी और क्यू का आंसर है ये फर्स्ट पार्ट का ऑलरेडी आंसर आ चुका है जो कि मैंने आपको लिखवा चुका हूं। अब आपसे सेकंड पार्ट में एक बात पूछ रहा है, इज क्यू अ फाइनाइट सेट? वाई? क्या क्यू जो है वो फाइनाइट सेट है? अगर है तो क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर बताएं, यस क्यू इज अ फाइनाइट सेट, कि क्यू जो है वो फाइनाइट सेट है। अब जिन बच्चों ने वो फर्स्ट वीडियो देखी हुई है उनके लिए तो काफ़ी इजी हो गया समझना कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस ही क्या होता है, कि वो सेट जिसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग हो वो फाइनाइट होता है, और जिसकी कोई स्टार्टिंग और एंडिंग ना हो, मतलब स्टार्ट तो वो हो रहा हो लेकिन एंडिंग कुछ ना हो, तो वो इनफाइनाइट होता है। जैसे यूनिवर्स हमारी इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता अभी तक कि यूनिवर्स में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसी तरह देखें यूनिवर्सल सेट आपका इनफाइनाइट था, ये अप टू 100 है, चलता जा रहा है, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग वो नहीं लगाई हमने, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि इसको क्लोज करना है। सो देखें ये फाइनाइट सेट है बिकॉज इसमें क्लोजिंग है। यस इट इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज, क्यों ये फाइनाइट सेट है? बिकॉज इट हैज एन एंडिंग, कि ये एंड हो रहा है किसी एक पॉइंट पे आके। तो जिस चीज का कोई एंडिंग पॉइंट पता हो इट मींस कि वो फाइनाइट होता है, जो काउंटेबल होता है। तो ये हमने बात कर दी फाइनाइट की। तो ये आपकी जो क्वेश्चन 15 है इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें बताना है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो बताना है कि तो मतलब ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट, और फिर इफ इट इज फॉल्स एक्सप्लेन वाई। अगर ट्रू है तो फिर तो बात खत्म कि ठीक है ट्रू है, समझ आ रही है। अगर वो फॉल्स है तो बताना है कि ये फॉल्स क्यों है। तो वन बाय वन जरा देखते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट जो आपका पार्ट है वो है कि सी
इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सी ए आर। ये अब कार नहीं लिखा हुआ, बेसिकली तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एक सेट के अंदर तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सी ए और आर। तो वो कह रहा है ये सी इसका एलिमेंट नहीं है, ये तो गलत बात कर रहा है, सी उसका एलिमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। यानी फर्स्ट पार्ट का जब मैं आंसर लिखवा रहा हूँ, अब मैं आपको सोल्यूशन सारा जो है वो यहाँ लिखवाऊंगा 1 बाय 1 पार्ट्स की सूरत में, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ कि ये फॉल्स है, यानी एफ लिख दें फॉल्स के लिए, सिंपली फॉल्स है। अब आगे एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, एज C is an element of the set। C प्रॉपर इंग्लिश लिखें, या C belongs to set C A R, यानी इस सेट का ये एलिमेंट था। तो गलत बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको फॉल्स कह दिया। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट का देखें जरा, CAR पूरा कार का वर्ड लिखा हुआ है। क्या ये वर्ड जो है इसमें क्या लिखा नजर आ रहा है आपको? नहीं। ये बात समझनी है आपने। मैं आपको शुरू में बताया था कि सेट में जब हम कोमा लगाते हैं दैट मीन्स हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इस सेट में एक सी है, एक ए है, एक आर है। ये इकट्ठे नहीं लिखे हुए, हम इसको नहीं बना सकते, कार नहीं बना सकते। ये ए आर सी आर भी बन सकता है, इसको तो कुछ भी बनाया जा सकता है। तो इसलिए ये सी ए आर ही काउंट होंगे। तो सी ए आर कार इज नॉट एन एलिमेंट, तो गलत बात कर रहा है, तो इसके भी लिख देंगे फॉल्स है ये फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या लिखेंगे हम कि जो वर्ड कार है, वर्ड कार इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, यानी वही आपकी जो सिंबल है उसको लगा के, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट। वो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो सेट जो मर्जी लिखें, ये हर बंदे की अपनी नोटेशन है, जिस तरह आप चाहे लिख सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट देना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्लेन भी करें साथ। थर्ड पार्ट की तरफ जरा मूव करें कि थर्ड पार्ट में आपको कहा गया है कि ये जो सेट है, अब सी यहाँ पे सेट कह रहा है, वो यहाँ पे देखें एलिमेंट का होना और सेट का होना, क्या सी इसके अंदर सेट के तौर पे एग्जिस्ट करता है? नहीं। अगर सी एलिमेंट की बात करता है तो हाँ सी एलिमेंट तो है, लेकिन ये अब पूरे सेट की बात कर रहा है। लेकिन ये तो एक अकेला सेट है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं। इस सेट के अंदर होने का मतलब क्या था? अगर कुछ ऐसा लिखा होता कि सी का सेट है वो बिलोंग करता है, और जो अंदर लिखा होता उसमें भी सेट्स होते हैं डिफरेंट, यानी सी का सेट, ए का सेट, आर का सेट, तो फिर हम कहते हैं हाँ अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक बिगर ब्रैकेट है, उसके अंदर तीन छोटे सेट्स पड़े हुए हैं, तो बस पूछ ये रहा है कि सी बिलोंग करता है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, यहाँ तो तीन एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब वो ये भी फॉल्स बात कर रहा है, यानी थर्ड पार्ट भी आपका जो है वो फॉल्स जाएगा। और क्यों? एज सेट सी, अब मैं सेट का वर्ड साथ यूज भी कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ कि सेट सी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट नहीं है? कार का, यानी सी ए आर का वो एलिमेंट नहीं था, तो इसलिए ये फॉल्स है। मैंने पूरी स्टेटमेंट भी आपके सामने लिख दी। फोर्थ पार्ट को देख ले ज़रा, इसको अगर चाहें तो मैं रेज कर देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि सेट की बात कैसे करते हैं। ओके, फोर्थ पार्ट है कि कार इज इक्वल टू 3, कि ये सी ए आर जो लिखा हुआ है ये कार जो है ये 3 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो सी ए आर सेट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, वो बेसिकली आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। जैसे आपको पता था कि इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, उसको लिखने का तरीका ये होता एन ऑफ दिस कार। क्या वो एन मतलब जो है उस सेट का, जो वो सेट लिखा हुआ था, अगर वो कहता कि क्या इसका एलिमेंट 3 है तो वो बात करते हैं। उसके लिए एन का लिखा होना और ब्रैकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बातों को समझना है आपने। कन्फ्यूजन मतलब असल जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि कॉन्सेप्ट चेक करना है आपको, कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अदरवाइज फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व इसका नहीं होता अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो। तो यहाँ पे कार इज इक्वल टू 3, तो ये भी फॉल्स जाएगा। और आप आगे स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्यों फॉल्स है, कि कार इज अ सेट, आप यूं लिख भी दें सी ए आर इज अ सेट एंड 3 इज अ नंबर। तो मतलब क्या हुआ कि एक तरफ सेट की बात, एक तरफ नंबर की बात हो रही है, कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। ये तो बात आपस में मतलब 3 उसका एलिमेंट ही नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए हम इस बात को ट्रू नहीं मान सकते। ये आपके फर्स्ट 4 पार्ट्स का आंसर था। जो नेक्स्ट 4 हैं वो मैं इनको रेज करके यहीं पे करवा रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको नजर आता रहेगा क्वेश्चन और थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को समझना। फिर कहता है 5 इज एन एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7। ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि ट्रू बात कर रहा है, बिल्कुल 5 जो है वो उसका एलिमेंट है, तो इसको हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट लिख दें कि ट्रू, क्योंकि उसने कहा था अगर फॉल्स होगा तो फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। 6 पार्ट देखें, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7, तो ये बात अब फॉल्स है कि 4 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7, और कभी भी सेट को ब्रैकेट्स के बगैर आपने नहीं लिखना। ये आपका 6 पार्ट का आंसर आ गया। 7th पार्ट कहता है बस BUS इज एन एलिमेंट ऑफ BUS। मैंने पहले बताया आपको वर्ड का होना और
अंदर एलिमेंट्स का होना, दो डिफरेंट बातें हैं। तो पहली बात एफ लिखें यानी फॉल्स। आपका ये बस जो है BUS इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट BUS, यानी वो उसका एलिमेंट नहीं था। तो हम इसको सेट लिख के B, U, S लिख देंगे। ये आपकी बात यहाँ कंप्लीट होती है। लास्ट पार्ट जो 8th पार्ट है आपका, उसमें आपसे पूछा जा रहा है B इज़ एन एलिमेंट ऑफ BUS। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है कि हमें नज़र आ रहा है कि जो B बाहर लिखा हुआ है ऐसा ही एलिमेंट जो है वो अंदर भी है, तो ट्रू है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। कॉन्सेप्चुअली 3-4 बातें ऐसी कंफ्यूजिंग थी, तो वो 3 वाली बात, कार वाली बात, और फिर ये सेट वाली बात कि क्या सेट जो होता है वो उसका एलिमेंट मतलब कैसे होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 भी 16 की तरह ही है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ अच्छी चीज़ ये है कि आपसे ये नहीं कहा कि आप उसको एक्सप्लेन भी करें कि वो कैसे एलिमेंट नहीं है। अच्छी चीज़ इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर वो पूरा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे। आपको पता होगा क्योंकि आप पिछला क्वेश्चन कर चुके हैं, इसने इतने अच्छे तरीके से पिछला क्वेश्चन पहले समझा दिया था। मतलब वो बुक ने पहले क्वेश्चन वो लाया भी इसीलिए कि आपको प्रॉपर समझ आ जाए चीज़ों की। अब आप खाली बता दें कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट देखें, 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3, 7, 11, 14, यानी इस सेट में 5 नहीं आता। तो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, मैं इसके सामने लिख देता हूँ। T मीन्स ट्रू एंड F मीन्स फॉल्स। तो ट्रू है कि 5 इसका एलिमेंट नहीं था, तो ठीक बात की है उसने। B पार्ट देखें, I इज़ एन एलिमेंट ऑफ AIJ, तो बिल्कुल ठीक बात है कि I जो है वो AIJ जो सेट है इसका एलिमेंट है, तो ये भी बात ट्रू है। इसको भी लिख देते हैं कि ये ट्रू बात है। फिर कहता है C पार्ट, 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ। अब आगे सेट को पढ़ने के लिए मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट पता हो, आप इस सेट को पढ़ सकें, क्योंकि अक्सर जो कन्फ्यूजन आती है वो इसी चीज़ में आती है। बाकी टॉपिक तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये रीड करना असल चीज़ है, इसको समझना असल चीज़ है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, यानी कहता है 4 एलिमेंट नहीं है। किसका एलिमेंट नहीं है? अब यहाँ सेट नहीं लिखा उसने, मैं आपको रफ में सेट लिख के दिखा देता हूँ कि यहाँ कहना क्या चाहता है। कहता है एक ऐसा सेट जिसमें इवन नंबर्स आए, यानी एक्स सच दैट एक्स का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट जो इवन नंबर हों। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सो चलते रहते हैं। तो असल में आपको ये क्वेश्चन समझना ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस सेट को रीड कर पाते हैं या नहीं। तो इसके लिए वो फर्स्ट वीडियो या ये जो कॉन्सेप्ट है सेट का, इसका अच्छे से डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो अब आपसे पूछा गया है 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट, तो क्या 4 इसका एलिमेंट नहीं है? बिल्कुल 4 एलिमेंट है। इट मीन्स ये बात जो थी ये गलत थी, तो इसको हम फॉल्स कर देते हैं। अब हमसे पूछा नहीं गया इसलिए हमें एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, स्कूल इज़ एन एलिमेंट। ये आप देखें स्कूल किस तरह लिखा हुआ है, SCHOOL, मतलब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये स्कूल पूरा एज अ सेट नहीं है, सेट के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो पूछ ये रहा है डी पार्ट में, इज बिलोंग टू एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का एक लेटर स्कूल लिखा हो और एक सेट लिखा हो, क्या ये बिलोंग करेंगे आपस में? तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख के आए डिटेल के अंदर कि सेट क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। दीज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। मैंने वहाँ काफ़ी डिटेल में आपको सेट बना के भी डिफाइन किया कि कैसे उसके वो इक्वलेंट नहीं है या उससे बिलोंग नहीं करता। तो डी पार्ट भी आपका जो है वो फॉल्स जाएगा। 3 होल बाय 4, इसको मिक्स नंबर है, चेंज भी कर सकते हैं आप। फिर कहता है +1 1/4, इसको अगर आप ऐड करें तो चेक करें कि क्या ये इवन नंबर का सेट में मतलब उससे बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। तो चेक करते हैं ये नंबर बनता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 होल 3/4 क्या बनता है? 4 3s are 12। मैं चेंज करने का मेथड भी बता देता हूँ कि अगर ऐसे मिक्स नंबर आपके पास आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस 4 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। 4 3s are 12 और जो आंसर आए उसको इसमें प्लस करना होता है। तो 4 3s are 12, 12 + 3 = 15/4 आ जाता है एक बार। अब जब इस मिक्स नंबर को आप चेंज करेंगे 1 होल 1/4, अगेन वही बात, 4 1s are 4, 4 + 1 5/4। अब आप मुझे बताएं जब इनको आप ऐड करेंगे, बीच में सिंबल क्या है? एडिशन का। तो दैट मीन जब आप इस 15/4 जो आपका आंसर आया है और जो यहाँ आंसर आया है 5/4, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है आपके, तो ऊपर आ जाएगा 15 + 5। बेसिक मैथ्स है आपकी, 15 + 5 20/4 होता है। कटिंग हो सकती है, दैट मीन्स आप करेंगे 4 1s are 4 5s are, तो आंसर क्या आएगा? 5। देखें कितनी डिटेल्ड बात है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो जस्ट कुछ सेकंड्स की बात थी, आपने फाइंड कर लिया कि 5। अब क्वेश्चन क्या था असल में, जो इसका आंसर आएगा वो हम ले आए 5। यहाँ से थोड़ा लिख लेते हैं साइड पे, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ, इज एन इवन नंबर, ये लिखवाए थे मैंने ऊपर इवन नंबर। तो क्या इवन नंबर 5 हो सकता है? तो दैट मीन्स ये जो बात कर रहा है ये फॉल्स है। तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे ये फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है वो डिटेल में आपको यहाँ पे पूरी सॉल्व करके दिखा चुका हूँ कि 5 जो है वो इवन नंबर के सेट के अंदर नहीं आ सकता। सो मूव करते हैं एफ पार्ट की तरफ। एफ पार्ट क्या है आपका कि आपका जो 3 का सेट है क्या ये 1 2 3 4 5 से बिलोंग करता है, यानी जो अंदर सेट के एलिमेंट्स हैं।
तो अब सेट का और एलिमेंट का डिफरेंस अभी तक आपको समझ आ चुका होगा। जैसे यहाँ भी देखें, ये 5 क्या है, ये एलिमेंट है, ये 4 क्या है, ये एलिमेंट है, यानी नॉर्मल नंबर्स लिखे हुए हैं। लेकिन ये 3 क्या है, ये खुद प्रॉपर सेट है, बिकॉज ये ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज्ड है। तो जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखी जाए तो वो सेट बन जाती है। तो क्या सेट इसका एलिमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, तो अंदर छोटे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो सेट कभी भी एक ऐसे सेट का नहीं हो सकता, उससे बिलोंग नहीं करता अगर वहाँ सिर्फ एलिमेंट्स लिखे हों। अगर तो वो एलिमेंट सेट होते हैं तो फिर तो हम बात करते हैं कि 3 जो है वो उससे उसका एलिमेंट है या उससे बिलोंग करता है। तो दैट मीन्स एफ पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था, आपने बताना था ट्रू फॉल्स। लेकिन इसमें भी देखिए कितना कॉन्सेप्ट यूज हुआ है सेट्स के बारे में, जिसका पता होना ज़्यादा जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज का क्या है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेट नोटेशन। अब आप जब उसने डिस्क्राइब का वर्ड यूज कर दिया, दैट मीन्स वो जो आप एक्स सच दैट एक्स की बात करते हैं वो आपको करनी है, यहाँ पे उसको समझना है, वो लिखना है। कहता क्या है, आपके पास 4 पार्ट्स हैं, तो मैं इनका 1 बाय 1 सोल्यूशन भी ऐसे ही लिखवा देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट का सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या बनेगा। अब मैंने बताया जब किसी भी सेट का नाम दिया जाए तो उसी सेट से ही डिनोट करना है, किसी और नाम से हम उसको डिनोट नहीं कर सकते। तो ये जो सेट है एस, कहता है ये सेट है ऐसी गर्ल्स का इन माई करंट क्लास हु वेयर स्पेक्टेकल्स, वो जो ग्लासेस पहनती हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, ये एक्स को थोड़ा ठीक कर लें, एक्स सच दैट एक्स इज अ गर्ल। अब आपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं करना, जो स्टेटमेंट लिखी है वही है, इन माई करंट क्लास, यानी पूरी वही स्टेटमेंट, इन माई करंट क्लास। आगे क्या बात हो रही थी, हु वेयर स्पेक्टेकल्स, या हु वेयर की जगह आप सिंपली वेयरिंग भी कर सकते हैं, स्पेक्टेकल्स। बात तो आपकी, अब देखें क्या इस क्वेश्चन में, इस मतलब राइटिंग में चेंज करने से क्या सेट में कोई चेंज आया आपके? बिल्कुल भी नहीं। आपको बात अभी वैसे ही समझ आ रही है, तो आपका सेट अभी भी पूरा वेल डिफाइंड है, ये बात आपने ख्याल करना है। कभी भी आपका सेट जो वेल डिफाइंड, जो उसकी डेफिनेशन है उससे वो मतलब उससे साइड पे नहीं होना चाहिए, ताकि आपका सेट वो ये ना हो कि उसकी डेफिनेशन से बाहर चला जाए, तो वो सेट बने ही ना। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, टी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 13, ये कौन से नंबर्स हैं? बिल्कुल प्राइम नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो सेट बनेगा ये बनेगा कैपिटल टी, क्योंकि हमेशा सेट जो होता है डिनोट कैपिटल से होता है। तो सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर के आगे मैंने कोई इनक्लोजिंग नहीं की, बिकॉज ये भी 3 डॉट्स का मतलब है ये अप टू सो ऑन है, तो मैं भी जस्ट लिख दूंगा इज एन इवन नंबर। अब अगर आपके सामने वो सेट ना लिखा होता, ये वाली जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये लिखी होती, तो आपको इस बात से क्या फील होता कि इवन नंबर के सेट की बात हो रही है, वो कहीं स्टॉप नहीं हो रहे। तो देख लें ये आपस में, दोनों आपस में किस तरह से रिलेट कर रही हैं, दोनों सेट्स के लिखने का मतलब और उनका जो बात है वो सेम ही है। लास्ट पार्ट सी पार्ट देखें इसका यू। अब यू के बारे में क्या कहा जा रहा है, कैपिटल यू है, तो आप लिख लें कि आप उसके सेट लिखने जा रहे हैं। 0 4 8 12, इधर भी आपका 4 का टेबल है, इधर भी 4 का टेबल है। दैट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी, तो ये किस में होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स में होते हैं। तो x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, इधर भी अप टू सो, इधर भी अप टू सो ऑन, यानी कोई उनकी क्लोजिंग भी नहीं है। तो सिंपल हो गया कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो बस सिंपल आप लिख देंगे। अब मल्टीपल ऑफ 4 आप नेगेटिव नंबर करते जाएंगे, तो जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो आ जाएंगे मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं आपने, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ये अप टू सो ऑन का मतलब था। तो इसको भी हमने भी उसको इनक्लोज नहीं किया। लास्ट पार्ट देखें, v इज इक्वल टू v का सेट है, क्या कह रहा है 0 4 8 12, अगेन वही बात -4 -8, लेकिन यहाँ पे देखें क्या है, डॉट्स खत्म हो गए, यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के कितनी ज़बरदस्त एग्जांपल है आपके सामने, जो अगर आपको डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पता हो तो यहाँ वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे लिखते हुए चेंज क्या आएगा कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी पहली बात तो वही कि 4 के मल्टीपल्स हैं। लेकिन अब असली बात आती है कि आप इसको आगे कैसे बताएंगे कि उसको आपने कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड करना है, बिटवीन कहाँ से बात हो रही है, -8 एंड 12, लेकिन -8 और 12 तो साथ इंक्लूड भी हैं, तो मैं लिख दूंगा इंक्लूसिव, बिटवीन -8 एंड 12 इंक्लूसिव, ये बात कर सकता हूं। या मैं कह सकता हूं बिटवीन -10 एंड 14। देखें मैं अगर ये लिख दूं बिटवीन -10 एंड 14, अब मैंने इंक्लूसिव का वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन तब भी आपको पता है कि -10 और 14 के दरमियान में 4 के मल्टीपल्स कौन आएंगे, -10 से बड़ा नंबर कोई आएगा तो वो कौन होगा, -8, 14 से प्रीवियस नंबर 12। तो देखें सेट को लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं, हर बंदे की जो मेथडोलॉजी है वो डिफरेंट है। आप सेट को अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ, मैं बोल भी दिया था इसीलिए पहले ही कि बिटवीन -8 एंड 12,
साथ में इंक्लूसिव बोल दूं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए समझना कि -8 और 12 की बात हो रही है इंक्लूसिव, लेकिन मैं समझा चुका हूं आपको ऑलरेडी कि इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है प्रीवियस वीडियो के अंदर, कि आपके जो जिन दो नंबर्स की आप बात कर रहे हैं कि इनके बिटवीन लिखें, वो नंबर भी इंक्लूड है, दैट मीन्स इंक्लूसिव। और अगर मैं लिखता है एक्सक्लूसिव तो फिर उसकी बात ना आती। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं लिखने के सेट्स को। यहाँ तक आज के जो वीडियो वो भी कंप्लीट होती है और यही एक्सरसाइज 3A भी कंप्लीट हो जाती है हमारी। इसमें हमने सेट्स को काफ़ी डिटेल में देखा कि सेट जो है वो उसको लिखने का तरीका, उसके टाइप्स क्या हैं, उसको फाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट सेट की जो डेफिनेशन है वो देखी हमने। और हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की गई थी, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, मल्टीपल्स ऑफ 4, प्राइम नंबर्स। तो सारा वो जो आपका टॉपिक है जो स्टार्ट से पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 से, वो सारा भी इसमें रिवाइज हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ चुकी होगी। जो कॉन्सेप्ट है सेट का वो ऑलरेडी पहले आप देख चुके होंगे वीडियो में। मैं लास्ट में फिर भी आपके लिए वो प्लेलिस्ट जो है वो लिख दूंगा, रख दूंगा, ताकि आपको वो लिंक वहाँ से मिल जाए जिसमें आपकी चैप्टर 1 की वीडियोज़ भी हैं और चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग वीडियोज़ भी, ताकि आप वहाँ से दोबारा अगर नहीं देखी तो वो देख सकें आप। अदर देन दैट अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो लाजमी कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।